गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट। आज मैं अपने जो टॉपिक है जो ओजोन होल पर आपको लेक्चर देना चाहूँगा। ठीक है, तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए मैं ओजोन होल में जाता हूँ कि ओजोन होल होता है, क्या चीज़ है, ओजोन होल का कहाँ बनता है, किस रीज़न में बनता है, मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। ठीक है, तो सबसे पहली बात जो हम देखते हैं तो ये ओजोन मतलब होता क्या है। ये ओजोन का मतलब ये O3 है, इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। ठीक है, ये जनरली हम लोग के जो अर्थ का जो रीजन होता है, ठीक है, यहाँ से 0 से लेकर 10 किलोमीटर, 10 से लेकर 40 किलोमीटर, इस रीजन को हम लोग बोलते हैं ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर और इस रीजन लगभग 10 से लेकर 40 किलोमीटर को हम लोग बोलते हैं, ठीक है, इस रीजन को हम लोग स्ट्रेटोस्फियर बोलते हैं। ठीक है, तो पॉइंट यहाँ पर आप नोट कीजिएगा कि O3 किस रीजन में पाया जाता है, तो यहाँ पर आपको आंसर देना है स्ट्रेटोस्फियर में देना है। ठीक है, ये स्ट्रेटोस्फियर 10 से लेकर 40 किलोमीटर की रेंज में रहता है। यहाँ जनरली 0 से लेकर 10 किलोमीटर में आपको ऑक्सीजन यहाँ पर जनरली रहते हैं, और 10 से लेकर 40 किलोमीटर में आपको O3 जो सबसे ज़्यादा मिलता है। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो इसका जो निर्माण होता है, ये ऑक्सीजन के जो प्रेजेंट में अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंट में ये O3 क्रिएट करता है। ठीक है, यहाँ मैंने आपको बताया कि अल्ट्रावायलेट रीजन में, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंट में अल्ट्रावायलेट जो सन से आता है उसमें आपको O3 का निर्माण होता है। ठीक है, जहाँ पर मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो O2 ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन आइटम, और ये जो ऑक्सीजन आइटम O2 से जब रिएक्ट करता है तो आपका बन जाता है O3 बन जाता है। ठीक है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये जो O2 में जब लाइट का रेडिएशन, जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के प्रेजेंट में ये O3 का निर्माण होता है। ठीक है, तो ये जो O3 होता है जनरली हाईली टॉक्सिक होता है, आप नोट कीजिएगा, हाईली टॉक्सिक गैसेस होता है। ठीक है, ये जनरली हम लोग के 10 से लेकर 40 किलोमीटर में रहता है। ठीक है, और फिर मैं आगे बढ़ना चाहूँगा कि यहाँ पर ये यहाँ पर जो था, ये जो हुआ 1981 1982 में समथिंग बताते हैं कि जो इस रीजन में अंटार्कटिका रीजन में, ठीक है, अंटार्कटिका रीजन में यहाँ पर साइंटिस्ट लोग ने इनको खोजे थे। यहाँ देखे थे कि अंटार्कटिका में एक होल मिल रहा है। ठीक है, इस होल अंटार्कटिका रीजन में मिल रहा है। इसका जो ओजोन का जो थिकनेस को, जो हम लोग ओजोन के जो थिकनेस को हम लोग मेजर करते हैं डॉप्सन यूनिट से, जिसको हम लोग बोलते हैं DO। ठीक है, डॉप्सन यूनिट। ठीक है, यहाँ पर देखना चाहूँगा मैं, याद रखिएगा कि यहाँ पर मैं और एक बात बताना चाहूँगा, ये जो O3 होता है ये हम लोग को, ठीक है, O3 एक हम लोग को शील्डिंग इफेक्ट का काम करता है। मतलब ये हम लोग को जो O3 जो होता है हमारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। फायदेमंद इसलिए है क्योंकि ये हम लोग को जो सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको बताया सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रीजन आता है, तो यहाँ पर ये जो O3 इस रीजन में रहता है, ये इसको क्या करता है, इसको प्रोटेक्ट करता है, एक प्रकार का फिल्टर करता है। ये जो फिल्टर जो होते हैं, ठीक है, फिल्टर होकर जो यूवी जो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इस रीजन में 10 से लेकर 40 किलोमीटर में 97 से लेकर 99% मतलब जो अल्ट्रावायलेट रीजन होता है, अल्ट्रावायलेट रे होता है, वो वहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, बाकी के जो होते हैं वो रेडिएशन आते हैं। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ना चाहूँगा कि ये होता क्या है और किससे इसका क्या सोर्सेस है। यहाँ पर सोर्सेस हम लोग डिस्कस करते हैं। इसके जो सोर्सेस होते हैं, ठीक है, ये जो ओजोन O3 कहाँ से रिलीज होता है, इसका जो सोर्सेस होता है, सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है CFCS। ठीक है, HFSC, ठीक है, और आपका CCl4 मैथ
ब्रोमाइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। और एक ऐसा सब्सटेंस जिसमें मेथिल जिसमें हम लोग को ब्रोमीन और क्लोरीन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताऊंगा इसका जो फुल फॉर्म होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इसको कार्बन टेट्रा क्लोरो, ठीक है, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मेथिल ब्रोमाइड, मेथिल क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये इसके सोर्सेज हम लोग जानते हैं। यहाँ पर जो CFC होता है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है, मोस्ट इम्पैक्टेड जो फैक्टर है ये यहाँ पर ओजोन 3 O3 को डिप्लेशन करने में, ठीक है। हम लोग को ये जो O3 को डिप्लेशन करने में CFC बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है। CFC ये जो होता है आपको रेफ्रिजरेटर जो उसके मुख्य माने जाते हैं, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ठीक है, और एयर कंडीशनर होगा, और आपके जो ड्राई क्लीनिंग हो गया, ठीक है। और तो जनरली किस सोर्सेस होता है रेफ्रिजरेटर, तो इस कंडीशन से आता है CFC में। और ये यहाँ पर इसको होल्ड करने में इनका बहुत बड़ा रोल है रेफ्रिजरेटर। यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर ये क्या करता है, क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन है, ये आपका O3 से रिएक्ट होता है, तो ClO प्लस O2 प्लस Cl, ठीक है। तो ये जो क्लोरीन आइटम मैंने आपको पहले बता दिया था कि एक जो क्लोरीन आइटम होता है ये 10,000 ऑक्सीजन O3 को डिप्लेशन करने का काम करता है ये, ठीक है। एक जो क्लोरीन आइटम 10,000 O3 को डिप्लेशन करता है, ठीक है। और ये जो क्लोरीन होता है, ठीक है, वहाँ पर कंज्यूम नहीं होता है, ठीक है, उसको वहाँ पर इफेक्ट करता है वहाँ पर, ठीक है। और फिर मैं इसके आगे इसको मैं बताना चाहूँगा कि इसके जो हार्मफुल इफेक्ट क्या होता है, ठीक है। हार्मफुल इफेक्ट होता क्या चाहिए, तो जो बात है हार्मफुल इफेक्ट मतलब जैसे इसका ये यहाँ पर अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B, अल्ट्रावायलेट A जो होता है कम्प्लीटली एब्जॉर्ब हो जाता है, शॉर्ट वेवलेंथ होता है, अल्ट्रावायलेट B होता है लॉन्ग वेवलेंथ का होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जैसे ये यहाँ पर ये इसका हार्मफुल इफेक्ट ये है कि ये आता है अर्थ एटमॉस्फेयर में, तो वहाँ पर ये वहाँ प्लांट को नुकसान करता है, ठीक है। एनिमल को नुकसान करता है, ठीक है। एनिमल में जैसे इम्यून सिस्टम को नुकसान करता है, ठीक है। कैटरेक्ट, आई में कैटरेक्ट का प्रॉब्लम होता है, स्किन एजिंग प्रॉब्लम होता है, म्यूटेशन का प्रॉब्लम होता है, प्लांट में फोटोसिंथेसिस क्रिया में प्रॉब्लम करता है, ठीक है। और जितने भी जो प्लांट एनिमल के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है, ये जो O3 का होना बहुत ज़रूरी है। O3 गैस जैसे जो O3 गैसेस रहने O3 गैसेस के रहने के उपरांत यहाँ पर अल्ट्रावायलेट A और अल्ट्रावायलेट B का आगमन नहीं होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट A और B जैसे यहाँ पर ओजोन मैंने बताया कि O3 जो होता है, ये जो O3 हम लोग को प्रोटेक्शन करने का काम करता है, मैंने पहले भी बता दिया था, प्रोटेक्शन शील्डिंग करने का काम करता है। हम लोग को जो सन का जो मोस्ट अल्ट्रावायलेट जो A और B जो हार्मफुल रेडिएशन होता है उससे बचाता है, साथ साथ इसमें जो अर्थ के सरफेस में आने से रोकता है, वहाँ पर प्लांट और एनिमल को ये नुकसान होने से बचाता है, ठीक है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। धन्यवाद। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं अपने आपको टॉपिक ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताना चाहूँगा। आज मेरा जो टॉपिक है ठीक है। सबसे पहली बात है, मैंने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिफाइन करना चाहूँगा कि ग्लोबल वार्मिंग होता क्या चीज़ है। एक्चुअली जो ग्लोबल वार्मिंग मतलब होता है कि टेम्परेचर राइजिंग होता है। इसके सीधे मतलब होता है कि जो वर्ल्ड में टेम्परेचर राइज हो रहा है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, इज टेम्परेचर राइजिंग इन होल अर्थ, ठीक है,
ये जो ग्लोबल वार्मिंग है, जो टेम्परेचर राइजिंग होता है, ये अर्थ के एटमॉस्फेयर में होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये इसका कैसे इफेक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है इसमें, कि इसमें क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, ये बात है कि हम लोग का जो अर्थ का जो ये एटमॉस्फेयर होता है, ठीक है, यहाँ जो ये लेयर होते हैं, हमने पहले क्लास में बताया था कि यहाँ जो ट्रोपोस्फियर होता है, ठीक है, ये ट्रोपोस्फियर है। इसके बाद का जो लेयर होता है वो स्ट्रेटोस्फियर होता है। तो वो देखते हैं कि जो सन से जो लाइट आती है, ये जो सन से जो लाइट आती है, तो यहाँ पर जो अर्थ में जो पड़ती है, तो अर्थ का जो सरफेस होता है उसको टेम्परेचर को राइज करता है। कॉस्ट यहाँ जो टेम्परेचर होता है मेंटेनेंस रहता है, ठीक है, हीट करता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ जैसे ये क्या करता है, ये एक प्रकार का ग्लास का काम करता है। हम लोग जानते हैं कि जो अर्थ का जो सरफेस एक प्रकार का ग्लास का काम करता है, ओपाक क्यों है ये, तो यहाँ पर ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। तो फिर क्या करता है, यहाँ पर जो गैसेस होते हैं, मैंने आपको बताया कि अपर एटमॉस्फेयर में जो गैसेस होते हैं, जैसे CFC हो गया, मीथेन हो गया, वाटर वेपर हो गया, ठीक है, जितने भी जो ग्रीन हाउस गैसेस होते हैं, ठीक है, ये यहाँ पर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, इस जो यहाँ से जो प्लांट और एनिमल जो रेडिएशन जो इमिट करते हैं एज इंफ्रारेड, तो यहाँ का जो कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, CFC हो गया, ठीक है, वाटर वेपर हो गया, H2O, ठीक है, मीथेन हो गया, ये क्या करता है, इसको एब्जॉर्ब करता है, इस रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, फिर इसको क्या करता है, इसको फिर से रीमिट करता है अर्थ सरफेस में, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये ऊपर आता है, फिर इससे इस प्रोसेस से क्या होता है कि जो सन से जो लाइट आया, ठीक है, सन से जो लाइट आता है, तो सन से जो लाइट आ रहा है वो ये क्या करता है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्ट हो गया मतलब ये क्या कहता है, अर्थ के जो वो बाहरी एटमॉस्फेयर में अगर रिफ्लेक्ट हो जाता तो यहाँ तक टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता। लेकिन यहाँ क्या करता है, अपर एटमॉस्फेयर में वो यहाँ पर इस गैसेस के द्वारा, इस ग्रीन हाउस गैसेस के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है, फिर वो अर्थ सरफेस में रिफ्लेक्ट रीमिट हो रहा है, फिर अर्थ सरफेस के द्वारा फिर रिफ्लेक्ट हो रहा है, फिर रीमिट हो रहा है। तो ऐसे प्रोसेस में जो एटमॉस्फेयर के द्वारा, ठीक है, हीट ट्रैपिंग होता है, जिसके चलते अर्थ सरफेस जो होता है वो हीटिंग होता है, ठीक है। तो हम लोग लास्ट ईयर हम लोग देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग जो हम लोग का कंट्रोवर्सी मुद्दा है, साइंटिस्ट लोगों का जो ये ग्लोबल वार्मिंग का कंट्रोवर्सी मुद्दा है, ये 1880 से लेकर 2012 तक बताते हैं कि 0.9 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। देखते हैं हम लोग यहाँ जो डिग्री सेल्सियस में हम लोग का जो इंक्रीज हुआ है, ठीक है, हम लोग बोल सकते हैं कि 0.9 डिग्री इंक्रीज हुआ है। और लगभग एक दशक में ये 100 से लेकर 200 साल में ये जो टेम्परेचर है ये इंक्रीज हो रहा है। और बताया जाता है कि अगर 1 डिग्री भी इंक्रीज होता है, 0.1 डिग्री भी इंक्रीज होता है, तो इससे प्लांट और एनिमल में उसमें हार्मफुल इफेक्ट होता है। चलिए देखते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग में कौन कौन से कॉजेज है इसके जो इसको इफेक्ट करता है। कॉजेज ऑफ ग्रीन हाउस इफेक्ट, कौन कौन से ग्रीन हाउस इफेक्ट है। तुरंत जाते हैं हम कभी कभी बाहर में भी हम लोग देखे होंगे कि जो प्लांट होते हैं, फ्रूट होते हैं, वो एक ग्लास में कवर होते हैं जिसको हम लोग ग्रीन हाउस बोलते हैं। वहाँ पर जो सन से जो रेडिएशन आता है वहाँ वो इनसाइड में वो ट्रैप होता है, वो प्लांट को एक नॉर्मल टेम्परेचर रखता है, ठीक है। तो वहाँ ग्रो करते हैं। एक प्रकार हम लोग का भी जो एटमॉस्फेयर है वो जो एयर का जो ब्लैंकेट है, एयर
का जो ब्लैंकेट है वो एक प्रकार का नेचुरल ग्रीन हाउस गैसेस का काम करता है। यहाँ कोई हम ग्लासेस से कवर नहीं है, ठीक है। तो लास्ट यहाँ पर क्या करता है कि मैंने जो सन से जो रेडिएशन आता है अर्थ सरफेस में, ठीक है, वो कई सेंचुरी से मतलब अर्थ का जो टेम्परेचर होता है उसको बैलेंस करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से जो फैक्टर है, कौन कौन से कॉजेस है जो ग्रीन हाउस इफेक्ट को प्रभावित करता है। पहली बात है हम लोगों का डिफोरेस्टेशन हो गया। डिफोरेस्टेशन देखते हैं हम लोग, पेड़ का जो हम लोग कटाई कर रहे हैं, पेड़ का जो अंधाधुंध कटाई हो रहा है, उससे क्या हो रहा है कि जो पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। लेकिन डिफोरेस्टेशन के चलते यहाँ पर वो ग्रीन हाउस इफेक्ट में ये प्रभाव कर रहा है, ठीक है। दूसरा जो है ओवर पॉपुलेशन। ये जो ओवर पॉपुलेशन है, जान रहे हैं कि अर्थ में आज 7 अरब लोग रहते हैं, तो उनके लिए डोमेस्टिक और डोमेस्टिक पर्पस के लिए घर चाहिए रहता है, ठीक है। तो उनके लिए ग्रीन ओवर पॉपुलेशन बढ़ने के चलते यहाँ पर जितने भी हैं वो जो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, ओवर पोल्यूशन बढ़ने के साथ ग्रीन हाउस गैसेस में ये प्रभाव कर रहे हैं, इफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा हो गया व्हीकल। थोड़े से भी दूर जाने के लिए हम लोग को व्हीकल का सहारा लेना पड़ता है। तो ये जो व्हीकल होते हैं, ठीक है, हम जो कार्बन डाइऑक्साइड को एड करता है एटमॉस्फेयर में, ठीक है। फोर्थ हो गया आपका वाल्कोनिक इमिटिंग। जैसे जानते हैं कि हम लोग इसमें भी ठीक है ज्वालामुखी बोलते हैं तो वॉल्कोनिक, ठीक है, इसमें जो गैसेस होते हैं वो अर्थ एटमॉस्फेयर में जाते हैं, ठीक है, वहाँ पर ये ठीक है। फोर्थ हो गया एग्रीकल्चर एक्टिविटी। एग्रीकल्चर एक्टिविटी देखते हैं हम लोग। एग्रीकल्चर एक्टिविटी के लिए भी फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है जो कि एटमॉस्फेयर के लिए हानिकारक होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज करता है ये, ठीक है। और हम लोग और देखते हैं इसमें कौन कौन से जो गैसेस होते हैं वो इमिशन कहाँ से करते हैं, कौन कौन से सोर्सेस हैं। जो उसके सोर्सेस जैसे CFC, दूसरा CO2, CH4, वाटर वेपर, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन NO2, ठीक है। तो सबसे जो मेन जो इफेक्ट है इसका जो कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ये जो ग्रीन हाउस इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड के चलते ये यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, ठीक है। दूसरा है CFC हो रहा है, चौथा जो कार्बन मीथेन, वाटर वेपर, NO, N2O एंड NO2, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि हम लोग ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे बड़ा फैक्टर ये है, ये कार्बन डाइऑक्साइड मेजॉरिटी कंट्रीब्यूटर है ग्लोबल वार्मिंग के लिए। दूसरा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रेफ्रिजरेटर से निकलता है और इफेक्ट करता है ये ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीजिंग करने में इसका रोल है। मीथेन हो गया, जैसे जानते हैं मीथेन जो अनबर्न जो प्लांट होता है
अनबर्न जो वेजिटेबल होता है उसको जलाने से आता है, ठीक है। बाकी के जो गैसेस होते हैं ये जो सोर्सेस से निकलते हैं, व्हीकल से निकलते हैं, इंडस्ट्रियल से निकलते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग में इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। लास्ट पर वो देखते हैं इसका इफेक्ट, कहाँ पर इफेक्ट होता है ये। इफेक्ट मैंने आपको बताया कि ग्लोबल वार्मिंग से पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग यहाँ पर 21वीं सदी में 2100 तो साल में किसी साइंटिस्ट ने प्रिडिक्ट किया था कि इतने से 1.5 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि इफेक्ट इसका ये है कि अगर पूरे अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हम लोग के जो अर्थ के जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ पर जो आइस यहाँ पर जो जमा हुआ है ये मेल्ट होगा। मेल्ट होने से क्या होगा, यहाँ का जो अर्थ का जो सी का लेवल इंक्रीज होगा, और सी का लेवल इंक्रीज होने से जितने भी जो कोस्टल एरिया में होते हैं, कोस्टल एरिया में जो सिटीज़ हैं, ठीक है, सिटीज़ जो हैं वहाँ पर फ्लड आने का कारण रहेगा। फ्लड, वहाँ बाढ़ आ सकता है, बाढ़ आ जाएगा। हमें देखते हैं कि कभी कभी दूसरा इफेक्ट इसका मैं बताया कि कई जगह में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कई जगह में ज़्यादा फ्लड हो रहा है, बाढ़ आ रहा है, तो कहीं पर ज़्यादा सूखा आ रहा है। तो ये इसका इफेक्ट है। ये दो मेन इफेक्ट है। इसी के साथ में अपने आप वाणी को विराम देना चाहूँ। धन्यवाद।